हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा। तो आज का जो वीडियो रहने वाला है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे चैप्टर नंबर 11 के। इससे पहले एनसीईआरटी हमने खत्म कर दिया था, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो करेंगे चैप्टर 11 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बेस्ट वे में करेंगे एंड एक बहुत बढ़िया क्लास रहने वाली है। वन शॉट की तरह ये रहेगी, मतलब एक सिंगल वीडियो के अंदर आपकी सारी टाइप्स हो जाएंगी एंड एक बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे, मजा आने वाला आपको। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज का देखिए क्या है, क्या बोला गया आपको। यहाँ पे ये बोला गया है कि आपके पास क्या है, आपको डिफाइन करना है किसको, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को। और रिसेंटली ये क्वेश्चन आया था 2020 के अंदर, ठीक है। चलिए, और 1 मार्क के अंदर तो आपसे पूछा गया है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है। देखिए, अगर हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात करें कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी जिस पे एमिशन क्या हो जाते, स्टॉप हो जाए, ठीक है। देखिए, द फ्रीक्वेंसी below which photoelectric emission stops। सिंपल, ठीक है। क्या है ये बोल रहा है कि आपका वो फ्रीक्वेंसी जिस पे बिलो विच, मतलब उस फ्रीक्वेंसी से नीचे जो आपका फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है वो स्टॉप हो जाए, रुक जाए, उसको बोलते हैं क्या, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। 1 मार्क का क्वेश्चन था तो ज्यादा बड़ा कुछ लिखना नहीं है, जो चीज उसने पूछी है वो हमने बता दी है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना था एंड आई होप कि सबको आता होगा कि ये चीज क्या थी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ठीक है। हमने एक थ्रेशोल्ड के साथ साथ कट ऑफ वोल्टेज भी पढ़ी थी, वो भी इसके अंदर करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपको क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये आपसे कुछ ग्राफ्स आपको दे रखे हैं इसने। देखिए यहाँ पे ये वी नॉट है जो कि इसने बोला है स्टॉपिंग पोटेंशियल, वी नॉट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड दिस इज द फ्रीक्वेंसी। ये क्या है, फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे जो इसने ये ग्राफ्स दिए हैं इस तरह से, ये क्या है, मेटल्स हैं, ये क्या है, मेटल्स हैं, ठीक है। मतलब ये अलग अलग सरफेस है, एक का नाम M1 दिया है, दूसरे का नाम M2 दिया है। इन्होंने पूछा कि आपसे आइडेंटिफाई द सरफेस विच हैज ग्रेटर वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन, विच हैज ग्रेटर वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन। तो देखो एक सिंपल सा तरीका, वर्क फंक्शन का जो फॉर्मूला होता है, वर्क फंक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। देखिए, वर्क फंक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, W नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, H फ्रीक्वेंसी नॉट होता है, यही होता है ना। मीन्स W नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी नॉट। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स ये क्या है, ये फ्रीक्वेंसी नोट तो है किसका, फर्स्ट वाले का, फर्स्ट मेटल का। ये फ्रीक्वेंसी नोट है किसका, सेकंड मेटल का, ठीक है, सरफेस का। तो यहां से अब एक चीज देखो, किसका फ्रीक्वेंसी नोट ज्यादा है, M2 का ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर क्या, इसने पूछा था आइडेंटिफाई द सरफेस विच हैज द ग्रेटर वैल्यू ऑफ द वर्क फंक्शन। तो आंसर इज M2। M2 हैज ग्रेटर वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन, ग्रेटर वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन। क्लियर है, इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, ड्रॉ ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट विद अप्लाइड वोल्टेज फॉर 2 इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसी एंड डिफरेंट इंटेंसिटी, मार्क द ग्राफ फॉर द रेडिएशन ऑफ हायर इंटेंसिटी। देखो इसने सिंपली आपको क्या बोला, इसने सिंपली आपको बोला कि आपको क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है, ठीक है। किस किस के बीच में बनाना है, इसने बोल दिया कि आपको जो ग्राफ बनाना है, देखिए जो ग्राफ बनाना है वो किस किस के बीच में बनाना है, वो बनाना है किसके बीच में, फोटोइलेक्ट्रिक करंट के बीच में एंड अप्लाइड वोल्टेज के बीच में। चलिए तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे अप्लाइड वोल्टेज लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी अप्लाइड वोल्टेज है, ये नेगेटिव में है, नेगेटिव, इधर है पॉजिटिव एंड यहाँ पे जा रहा है हमारा IP इज द फोटो करंट। क्या है ये, फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट है हमारे पास। क्लियर है इतनी चीज, ये क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो देखो जब एक मेटल आती थी, मतलब जब एक फोटोन डलता था, फिर उससे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हुआ, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, फिर वो कलेक्टर प्लेट के पास गया तो करंट बन जाता था, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या होता है हमारे पास, जब हम वोल्टेज जीरो रखते हैं, तो भी हमारे पास करंट होता है। क्यों, क्योंकि ड्यू टू रूम टेम्परेचर, थर्मल टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस में होंगे, रैंडम मोशन में, मतलब वहां पे करंट आपको पहले से ही मिलेगा। क्लियर इतनी बात। अब पॉजिटिव में जैसे जैसे हम अपनी वोल्टेज बढ़ाते जाते थे
तो आपका जो इलेक्ट्रॉन थे वो कलेक्टर प्लेट की तरफ जाते चलते थे और उसके बाद फिर ये एकदम से ऐसे स्थिर हो जाते थे। क्लियर है। एंड अगर हम नेगेटिव में करते थे तो वो नेगेटिव में जाके इस तरह से एक पॉइंट पे जाके क्या हो जाते थे, खत्म हो जाते थे। मतलब एक वोल्टेज जिस पे जाके ये क्या हो जाता था, आपका करंट क्या हो जाता था, जीरो हो जाता था। वो होता था हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या होता था ये, स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्लियर है इतनी चीज, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब यहाँ पे देखिए, अब इसने क्या बोला है कि आपको कितने के लिए बनाना है ग्राफ, टू डिफरेंट इंटेंसिटी। अब इंटेंसिटी अगर डिफरेंट रख रहे हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो उतना ही रहेगा। तो इसको भी हम इस तरह से दिखा सकते हैं, ये इस तरह से। मतलब एक इंटेंसिटी ये मान लेते हैं, एक इंटेंसिटी हम ये मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसने क्या बोला है, मार्क द ग्राफ फॉर द रेडिएशन ऑफ हायर इंटेंसिटी। तो ग्राफ से आप देख सकते हो कि किसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, एंड इसको आपने कमेंट जरूर करना है, ठीक है। कमेंट जरूर करना है कि किसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, ठीक है। बाकी का क्वेश्चन हमने कर लिया कि ये रहा आपका ग्राफ, किस तरह से इसने पूछा था। एंड ये देखो यहाँ पे इसने ये इंटेंसिटीज के लिए पूछा, किसके लिए पूछा है, इंटेंसिटीज के लिए पूछा हुआ है। क्लियर है इतनी चीज। चलिए, तो यहाँ पे आ गया वी नॉट हो गया हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल। अगर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती, यहाँ पे इसने एक चीज बोल दी थी कि इक्वल फ्रीक्वेंसी के हैं, डिफरेंट अगर फ्रीक्वेंसी बोल देते तो यहाँ पे ये शिफ्टिंग हो जाती, किसकी शिफ्टिंग हो जाती, पोटेंशियल की शिफ्टिंग हो जाती, मींस स्टॉपिंग पोटेंशियल की, वो और नेगेटिव में चला जाता। क्लियर है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि ऑल इंडिया 2012 कंपार्टमेंट में आया था। एंड क्वेश्चन नंबर 5 ऑल इंडिया 2011 के अंदर आया था, ठीक है। चलिए, तो क्या बोला गया आपको, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, जो फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या बोल रहे हैं, व्हाई इज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज नॉट पॉसिबल एट ऑल फ्रीक्वेंसी। देखो हमने एक फ्रीक्वेंसी पढ़ी थी, क्या फ्रीक्वेंसी पढ़ी थी हमने पढ़ा था कि जो आपका, एक मिनट, चलिए, हमने पढ़ा था कि आपकी जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, क्या होती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वो क्या होती है कि उससे नीचे क्या होता है, बिलो विच एमिशन स्टॉप्स, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हैं कि उससे नीचे एमिशन स्टार्ट नहीं होता। क्लियर है इतनी चीज, ठीक है। मतलब अब ये एक चीज पूछ रहा है आपसे, व्हाई इज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नॉट पॉसिबल एट ऑल फ्रीक्वेंसीज, क्यों नहीं होता, क्योंकि भैया हर एक फ्रीक्वेंसी पे एमिशन पॉसिबल नहीं है। सिंपल लिखिए ना, बिकॉज एमिशन इज नॉट पॉसिबल एट ऑल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। क्योंकि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे एमिशन होता है, या तो उससे नीचे एमिशन नहीं होता, उसको हम बोलते हैं क्या, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्लियर है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। डिफाइन द टर्म स्टॉपिंग पोटेंशियल इन रिलेशन टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब देखो, अभी हमने पिछले वाला क्वेश्चन किया था, ये वाला, इसमें देखिए यहाँ पे ये स्टॉपिंग पोटेंशियल मैंने लिखा है यहाँ पे, ये वाला क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे आके क्या हो गया, आपका जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या है, यहाँ पे 0 है। क्लियर है। तो सिंपल बात बोलनी है, द नेगेटिव पोटेंशियल, 11वें का आंसर है, द नेगेटिव पोटेंशियल एट विच फोटो इलेक्ट्रिक करंट become 0 is called as क्या बोलते हैं इसको, इसने क्या पूछा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो इसको बोलते हैं कॉल्ड एज स्टॉपिंग, सॉरी इसको इस तरह लिखेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्लियर हुआ, आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। देखिए मॉडर्न फिजिक्स जहां से स्टार्ट होती है वहां से आपका फिजिक्स जो है बहुत आसान होना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है। मतलब जैसे आपका चैप्टर 1 है, 2 है, 3 है, 4th, 5th, इस तरह से बहुत सारे चैप्टर आते हैं, इनमें कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है फिर भी क्वेश्चन गलत होने के चांसेस है, बट इसमें ऐसा नहीं है। बहुत आसान प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, मतलब बहुत आसान क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया आपको, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है कि यूजिंग फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट शो हाउ आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन कैन बी एस्टेब्लिश्ड, राइट 2 फीचर ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय वेव थ्योरी। तो ये लास्ट वाला पार्ट जो है वो मैं आपको नहीं करवा रहा हूँ, ये वाला पार्ट ये आपको खुद करना है, क्योंकि मैंने बोला हुआ है कि थ्योरी हम बार बार नहीं करेंगे, इसको मैंने समझाया हुआ है।
एंड 2 पॉइंट है आपको खुद पढ़ने हैं भाई, ठीक है। तो जो बचा हुआ पोर्शन है उसको करते हैं। यूजिंग फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट शो हाउ आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन कैन बी एस्टेब्लिश्ड, ये इसने बोला है, ठीक है, कि फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन कैसे एस्टेब्लिश होती है। तो देखो जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन थी, मींस जो आइंस्टाइन की इक्वेशन थी, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, उसने जो आइंस्टाइन थे उन्होंने क्या बोला कि जो मेटल है, मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं वो एक सफिशिएंट एनर्जी लेते हैं, उसके बाद वो एमिट होते हैं। मींस उन्होंने बताया किसके बारे में, वर्क फंक्शन के बारे में। किसके बारे में बताया, वर्क फंक्शन के बारे में बताया। क्या बताया, वर्क फंक्शन क्या होता है कि मिनिमम एनर्जी होती है, ये मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन टू कम आउट फ्रॉम मेटल सरफेस। क्लियर है, इतनी चीज समझ में आ गई, वर्क फंक्शन। तो आइंस्टाइन जी ने एक बात बोली कि जो फोटोन होगा उसमें से जो कुछ एनर्जी होगी वो तो चली जाएगी वर्क फंक्शन के अंदर, एंड जो बाकी बची एनर्जी होगी वो चली जाएगी काइनेटिक एनर्जी के अंदर। मींस इन्होंने एक इक्वेशन दी, उसमें लिखा एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस जो बची हुई एनर्जी है वो यूज हो जाएगी किसमें, काइनेटिक एनर्जी के अंदर। मींस ई को हम लिख सकते हैं किस तरह से, ई को लिख सकते हैं हम एच फ्रीक्वेंसी से, बिकॉज एनर्जी ऑफ फोटोन, ठीक है, एंड इसमें लिखेंगे हम फ्रीक्वेंसी नॉट, मींस एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे एमिशन स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे क्या आया, नॉट आया है, ठीक है। प्लस में आ जाएगा क्या आपके साथ, काइनेटिक एनर्जी। मतलब अगर आपसे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछी जाए कि कितनी यहाँ पे रिलीज होती है, मतलब कितनी यूज होती है बाय इलेक्ट्रॉन, तो वो होगी एच फ्रीक्वेंसी माइनस एच फ्रीक्वेंसी नॉट, मींस एच फ्रीक्वेंसी माइनस फ्रीक्वेंसी नॉट। तो यहाँ पे आ जाएगा के मैक्सिमम। ये थी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। क्या थी ये, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एंड बहुत बढ़िया ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आया था 2017 के अंदर, एंड आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोल सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा बच्चों को डरा देता है। यहाँ पे आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, देखो यहाँ पे आपको एक ग्राफ दिया हुआ है इस तरह से और इस तरह से, एंड इस तरह से एक ये ग्राफ दे दिया, लाइन दे दी, कर्व दे दिया, आपसे ये कुछ चीजें पूछ रहे हैं, एंड यहाँ पे बता भी दिया कि यहाँ पे जा रहा है कौन, फोटो करंट जा रहा है, ये देखिए बता दिया आपको, ठीक है। चलिए अब ये क्या पूछ रहा है, अभी आपसे पूछा है आइडेंटिफाई द वेरिएबल एक्स ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, कि जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसमें जो एक्स पॉइंट है वो क्या है। देखो ये एक ग्राफ किस तरह का है, ये ग्राफ ये इस तरह का है कि पोटेंशियल एंड फोटो करंट के बीच का है, ठीक है, क्योंकि फोटो करंट देखो यहाँ पे दे रखा है, एंड यहाँ पे क्या हो सकता है, पोटेंशियल हो सकती है। एंड यहाँ पे कौन सी पोटेंशियल होती थी, यहाँ पे कौन सी पोटेंशियल होती थी, तो ए पार्ट का आंसर है, मतलब एक्स को हम बोल सकते हैं क्या, कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल, कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल, कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल, इस तरह से हम बोल सकते हैं। क्लियर है, एक आंसर हो गया। बी पे चलते हैं, बी पे ये क्या बोल रहा है, व्हाट डज द पॉइंट ए ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस रिप्रेजेंट, कि जो ए पॉइंट है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो आपको बताना है। तो देखो ए अगर यहाँ पे है, ये देखो यहाँ पे, तो ये क्या है, ये वो है पोटेंशियल जिस पे करंट जीरो हो चुका है। तो सिंपल बात की जो बी है उसका आंसर क्या है कि ए जो है वो क्या शो करता है, वो स्टॉपिंग पोटेंशियल को शो करता है। किसको शो करता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल को शो करता है वो। क्लियर है, इतनी चीज क्लियर हो गई। चलिए आगे चलते हैं, ए हो गया, बी हो गया, सी पे चलते हैं। ड्रॉ दिस ग्राफ फॉर 3 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, और बता दिया कि कौन सी फ्रीक्वेंसी इनमें ज्यादा है, ठीक है। तो देखिए मैंने अभी बताया था कि आपको एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। देखिए इस तरह से करते हैं, यहाँ पे ये ग्राफ बनाया, इसमें ये है आपका फोटो करंट, एंड यहाँ पे आपका पोटेंशियल, और यहाँ पे है नेगेटिव पोटेंशियल, ये है जीरो। तो ग्राफ देखो एक इंटेंसिटी के लिए कैसा आता है, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे उसने एक फ्रीक्वेंसी सेट की है, अब दूसरी फ्रीक्वेंसी, मतलब एक ही बार में आपके पास फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि एक सेकंड के अंदर कितनी चीज जो है वो आ रही है हमारे पास, रिपीट हो रही है, मतलब एक सेकंड में कितनी टाइम्स रिपीट हो रही है, ठीक है। तो इसलिए जो ग्राफ होगा वो इस तरह से बनता जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। मतलब
यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी उसने ज्यादा बोली थी वो यहाँ पे लिख देंगे, तो 0 1 उसने बोली है, ठीक है, मीन्स 1 बोली है, और ये 2 बोली है, ये 3 बोली है। ये जब है ग्राफ जब आपकी इंटेंसिटी सेम है बट फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, ठीक है। चलिए, तो ये ग्राफ है आपका, एंड आई होप कि ए बी एंड सी जो भी है आपका अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्लियर है, ठीक है। ये थोड़ा सा इस तरह से बनाना है, एक मिनट रुकिए, इसमें एडिशन करते हैं। आपको ये ग्राफ इस तरह, जैसे यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी है, इसी तरह से दूसरी एक फ्रीक्वेंसी, और फिर ये ऐसे, फिर एक और फ्रीक्वेंसी, और ये ऐसे ऐसे ही ग्राफ बनाया गया है, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको। चलिए, तो नेक्स्ट चलते हैं, ए हो गया, बी सी एंड डी पे चलते हैं। डी में क्या बोला है, इंटेंसिटी अलग अलग है, तो कोई बात नहीं भाई, इंटेंसिटी अलग है तो कोई बात नहीं, मान लेते हैं आपकी कहानी, कोई बात नहीं, इंटेंसिटी अलग है। अब और क्या चीज है, 3 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी, कोई बात नहीं। अब देखिए, वही ग्राफ इस तरह से बनाया, ठीक है, इंटेंसिटी सेम है, और सॉरी इंटेंसिटी डिफरेंट है और फ्रीक्वेंसी सेम है, तो इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका सेम रहने वाला है, इस तरह से। बस यहां से आपको स्टार्ट करना है, ये ऐसे ऐसे, मतलब एक ही पॉइंट से आपको ये स्टार्ट करने हैं, क्लियर है। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना था, एंड ये क्वेश्चन आपका 2017 में आया था, एंड 3 मार्क में ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए, यहाँ पे बोला गया डिफाइन द टर्म कट ऑफ वोल्टेज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इन रिलेशन टू द फिनोमिना ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। अभी पीछे करवाया मैंने। कट ऑफ वोल्टेज क्या होता है, कट ऑफ वोल्टेज जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्लियर है इतनी चीज। और दूसरा हमने क्या किया था, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जिसपे हमने क्या किया था कि बिलो विच फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन स्टॉप्स, क्लियर है। तो बार बार नहीं करेंगे, वीडियो की लेंथ को बड़ा नहीं करेंगे, मैंने पहले बोला जो चीज रिपीट होगी उसको मैं बार बार नहीं करवाऊंगा, इससे आपकी वीडियो बड़ी होती है और कुछ नहीं होता। तो वॉच टाइम नहीं बढ़ाना है, सिर्फ आपको समझाना है, ठीक है। चलिए, तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 पर मूव करते हैं। बढ़िया वाले क्वेश्चन पूछे गए थे, एंड तीनों के तीनों जो क्वेश्चन है 9वां 10वां 11वां, ये सारे 2020 के अंदर आपसे पूछे गए थे। देखिए क्या बोला गया है यहाँ पे बोला गया फोटोन ऑफ एनर्जीज दिस एंड दिस आर सक्सेसफुली इंसिडेंट ऑन ए मेटेलिक सरफेस ऑफ वर्क फंक्शन दिस। मतलब आपके पास फोटोन की एनर्जी दे रखी है जो कि है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरे की दे रखी है कितनी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड वर्क फंक्शन दे रखा है एक मेटल सरफेस का, और वो वर्क फंक्शन कितना है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। आपको रेशो निकालना है, रेशो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोस्ट एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन इन द 2 केसेस। मतलब आपको काइनेटिक एनर्जी का रेशो निकालना। तो देखो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या होता था, या आइंस्टाइन की इक्वेशन क्या होती थी, उसमें हमने किया था कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो h फ्रीक्वेंसी माइनस फ्रीक्वेंसी नॉट होती थी, ठीक है। मीन्स इस तरह से था ना, ये h फ्रीक्वेंसी नॉट। तो यहाँ पे देखो एक काइनेटिक एनर्जी कितनी है, अगर हम फर्स्ट वाले के लिए निकालें तो एनर्जी हम फर्स्ट वाले की ज्यूम करेंगे जो कि है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस h फ्रीक्वेंसी नॉट इज द वर्क फंक्शन जो कि कितना है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरी काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे वो कितनी होगी, कितनी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसने क्या बोला आपको रेशो निकालना है, तो रेशो कर देना K1/K2, आपका आंसर आ जाएगा। इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा, ये क्वेश्चन आया था 1 मार्क के अंदर आपका, क्लियर है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 10 पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, इफ फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस आर इंसिडेंट ऑन द सरफेस मेटल A एंड B ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसीज फ्रीक्वेंसी बाय 2 एंड फ्रीक्वेंसी 3, ठीक है, द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम A टू दैट फ्रॉम B इज। देखो क्या करना है, ये आपसे क्या बोल रहा है, पहले तो एक फोटोन ले रहा है जिसकी जो फ्रीक्वेंसी है, इसको रब कर देते हैं पहले वाले को। चलिए, ये हो गया रब। अब ये बोल रहा है आपको क्या, कि आपके पास एक फोटोन है, इसको कर रहे हैं, आपके पास एक फोटोन है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ये दी गई है, तो ये मतलब एनर्जी जो है ये बन गई फोटोन की E इज इक्वल टू h फ्रीक्वेंसी। अब आपके पास उसने 2 मेटल सरफेस दी हुई A एंड B, ठीक है। एक का उसने जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो दे रखा कितना फ्रीक्वेंसी बाय 2, और एक का दिया हुआ कितना फ्रीक्वेंसी बाय 3। तो इसका मतलब वर्क फंक्शन फर्स्ट वाले का कितना है h फ्रीक्वेंसी बाय 2, और दूसरे का कितना है h फ्रीक्वेंसी बाय 3 है, ठीक है। अब एक बात बताओ,
फ्रीक्वेंसी उसने फोटोन की सेम रख दी है, तो इसका मतलब अगर मैं दोनों के लिए वर्क फंक्शन की इक्वेशन लिखना चाहूँ, आइंस्टाइन इक्वेशन लिखना चाहूँ, तो वो क्या होगी, E इज इक्वल टू W1 प्लस K1। K1 इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट, मतलब ए की, फिर E W2 प्लस K2। अब ये ई को सेम क्यों लिखा, क्यों, क्योंकि देखो फ्रीक्वेंसी उसने फ्रीक्वेंसी बोल दी है इतनी होगी, और एच की फ्रीक्वेंसी तो सेम ही होती है सबके लिए, चाहे आप E1 निकाल लो या E2 निकाल लो, तो इसलिए H फ्रीक्वेंसी ये सेम रहने वाला, ठीक है, मतलब ये पूरा E जो है वो सेम है। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि W1 प्लस K1 इज इक्वल टू W2 प्लस K2, ऐसे बोल सकते हो आप। एंड W1 क्या है, W1 इज H फ्रीक्वेंसी बाई 2 प्लस K1, K1 को क्या बोलते हैं, A बोल रहे हैं, किसकी है, A की। K2 क्या है, KB दूसरी मेटल की, तो इसको A लिख दो, और यहाँ पे H फ्रीक्वेंसी बाई 3 और ये कर दो KB। अब बस कुछ नहीं करना आपको, Ka बाई KB का रेशियो निकालना है, क्योंकि उसने काइनेटिक एनर्जी का बोला है, ठीक है। तो ये चीज आपको करनी होगी, यहाँ से आप कॉमन लेके कर सकते हैं एंड एक इजी वे में आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 10th, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11th पर। क्वेश्चन नंबर 11th में आपसे देखिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 11th में देखिए, क्वेश्चन नंबर 11th में ये बोल रहा है द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर टू फोटोसेंसिटिव सरफेस A एंड B आर λ1 एंड λ2। मतलब दो सरफेसेस आपके पास, उनकी जो वेवलेंथ दे रखी है, एक की λ1 दे रखी है, एक की λ2 दे रखी है, ठीक है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वर्क फंक्शन ऑफ द टू सरफेसेस, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वर्क फंक्शन ऑफ द टू सरफेसेस। अब सिंपल सी बात है, वर्क फंक्शन का रेशियो पूछा उसने, किसका रेशियो पूछा है, वर्क फंक्शन का। तो सीधा वर्क फंक्शन का फॉर्मूला ही पकड़ लो। वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, H फ्रीक्वेंसी नॉट होता है, ठीक है। मींस H फ्रीक्वेंसी कैसे लिखेंगे, C बाय लैम्डा लिखेंगे। अब ये दो मेटल दे रहा मैं या दो सरफेस दे रहा है, तो उसके लिए मतलब एक का वर्क फंक्शन, तो यहाँ पे λ1 आ जाएगा, दूसरे का वर्क फंक्शन, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा λ2, तो W1 बाई W2 इनका रेशियो मांग रहा है वो, तो HC बाई फ्रीक्वेंसी लैम्डा एंड HC बाई फ्रीक्वेंसी λ2 पर ये कट गया इससे, तो λ2 बाई λ1 आ गया आंसर, ठीक है। तो 9th 10th 11th क्वेश्चन एक इजी वे में हमने खत्म कर लिए एंड बहुत बढ़िया ये क्वेश्चन थे। एंड इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह की टाइप ही आपको ज्यादा देखने को मिलेगी आपके एग्जाम के अंदर। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 12th पर मूव करते हैं। और इस तरह का क्वेश्चन, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर भी है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी हैं, लेकिन ये क्वेश्चन एडिशनल में भी आता है, एक्सरसाइज में भी एंड सोल्ड एग्जाम्पल के अंदर भी है। तो दैट्स वाई ये क्वेश्चन इस तरह का बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए आपको क्या दिया हुआ है, इफ ए लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस, आपके पास एक लाइट है जिसकी वेवलेंथ कितनी है 412.5 नैनोमीटर, मींस नैनो का मतलब 412.5 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर दिया हुआ, ठीक है। इज इंसिडेंट ऑन ईच ऑफ द मेटल गिवन इन द टेबल, विच वन विल शो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन एंड वाई। देखो यहाँ पे अलग अलग मेटल्स दे रखी हैं, ठीक है। जैसे आपके पास सोडियम दे रखा है, पोटासियम दे रखा है, कैल्शियम दे रखा है, एमओ दे रखा है, ठीक है। तो इनके लिए वर्क फंक्शन है 1.92, 2.5, 3.20, 4.17। क्वेश्चन आया 2018 के अंदर। तो मतलब वर्क फंक्शन से अगर मान लो जो एनर्जी अगर हम कैलकुलेट करेंगे, अगर वो एनर्जी कम आ जाए तो फिर क्या रिलेशन होता था, क्योंकि वर्क फंक्शन इज द मिनिमम एनर्जी टू एमिट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक की एनर्जी निकालनी होगी। तो एनर्जी क्या होती है, H फ्रीक्वेंसी मीन्स HC बाय लैम्डा, ठीक है। HC बाय लैम्डा होगा, तो मतलब हमें जो एनर्जी है वो निकालनी पड़ेगी पहले। देखो अब H की वैल्यू कितनी है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 एंड C की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है हमारे पास, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा, लैम्डा इज 412.5 नैनो इज 10⁻⁹। तो E की वैल्यू आप निकालिए, E की वैल्यू आप निकालिए। मैं कैलकुलेट अभी तो क्या करूंगा, मैं आपको देख के बता देता हूं कि किस तरह से आपका आंसर आएगा। वेट करिए एंड आपका आंसर आएगा आफ्टर कैलकुलेशन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मीन्स E की वैल्यू आ गई आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब एक बात देखिए, यहाँ पे जो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है, ये जो वैल्यू है हमारे पास, ये वैल्यू, इससे ज्यादा कौन कौन है, ये और ये है। तो मतलब इनका तो वर्क फंक्शन ज्यादा चाहिए ना, मतलब
इतनी एनर्जी से तो काम चलेगा ही नहीं, बट किन किन का चल रहा है, इसका और इसका चल रहा है, तो इसका मतलब कौन कौन सी जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन शो करेंगी, एन ए एंड के जो है वो शो करेंगी, एन ए एंड के, सोडियम एंड पोटेशियम विल शो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन प्रोसेस। ठीक है, आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा, ये चीज क्लियर है। इस तरह का क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा एंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है आपकी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप आप इसको बोल सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, देखिए, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड इज डबल्ड व्हेन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इंसिडेंट ऑन द फोटो सेंसिटिव सरफेस चेंजेस फ्रॉम λ1 टू λ2। डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर द इंसिडेंट for the threshold wavelength and the work function for the metal surface in term of the λ1 and λ2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको काइनेटिक एनर्जी दी हुई है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दी है, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इज डबल्ड। मतलब इसका मतलब डबल कर रहे हैं तो पहले कुछ ना कुछ मानी थी ना। चलिए तो पहले लिखते हैं हम काइनेटिक एनर्जी स्टार्टिंग की, उसको कैसे लिख सकते हैं, एच फ्रीक्वेंसी माइनस फ्रीक्वेंसी नॉट से लिख सकते हैं, मीन्स के इज इक्वल टू एच, फ्रीक्वेंसी को कैसे लिखते हैं, सी बाय लैम्डा, तो सी बाय लैम्डा, सी बाय उधर भी लैम्डा लिखेंगे हम, तो इसलिए हम इसको बाहर कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सी बाहर आ गया तो अंदर बचा 1 बाय लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा नॉट, बट यहाँ पे नॉट नहीं यूज करना। ठीक है, या तो चलो नॉट यूज कर लो, बट यहाँ पे वो क्या कर रहा है कि जब आपकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी को हम डबल कर रहे हैं तो आपकी वेवलेंथ λ1 से λ2 हो रही है, मतलब इसका मतलब स्टार्टिंग में जो लैम्डा है वो तो 1 है ना, चलो तो इसका मतलब 1 है स्टार्टिंग में। इतनी चीज क्लियर हुई। ठीक है, चलिए अब दूसरी बार में वो क्या कर रहा है कि काइनेटिक एनर्जी को हम कर रहे हैं डबल, काइनेटिक एनर्जी कर रहे हैं डबल, तो उसके बाद आपका जो लैम्डा है वो चेंज हो जाता है 2 पर, तो नॉट तो सेम ही रहेगा ना, नॉट तो सेम ही रहेगा, तो ये आएगा 1 बाय लैम्डा नॉट। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या करो, इस के को यहाँ पे पुट कर दो, मीन्स ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। ठीक है, इसको यूज कर दो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट इन सेकंड इस तरह से। ठीक है, तो मतलब के की वैल्यू उसमें पुट कर देते हैं, तो यहाँ हुआ 2, के की वैल्यू कितनी है, एच सी 1 बाय λ1 माइनस 1 बाय लैम्डा नॉट इज इक्वल टू एच सी 1 बाय λ2 माइनस 1 बाय लैम्डा नॉट, इस तरह से है। ठीक है, अब यहां से देखो ये एच सी से कट गया तो बचा क्या, 2 λ1 माइनस 2 लैम्डा नॉट 1 बाय λ2 माइनस 1 बाय लैम्डा नॉट। ठीक है, अब इसने बोला कि रिलेशन निकालना आपको λ1 λ2 की फॉर्म में, तो आप क्या करो, यहाँ से आप यहाँ से लैम्डा नॉट की वैल्यू निकाल दो, तो लैम्डा नॉट को एक साइड कर दिया हमने, तो ये बन गया हमारे पास 1 बाय लैम्डा नॉट माइनस 2 बाय लैम्डा नॉट 1 बाय λ2 माइनस 2 बाय लैम्डा 1, ये उधर चला गया। ठीक है, मीन्स इस चीज को हमने उधर कर दिया एंड इस चीज को हम इधर ले आए। क्लियर है, तो एलसीएम लीजिए, एलसीएम क्या आएगा, इसको रब कर देते हैं बाकी को। देखिए यहाँ पे आपके पास आ गया एलसीएम एक साइड आया लैम्डा नॉट, तो कितना हुआ 1 माइनस 2, कितना हुआ 1 माइनस 2, ये उधर आया प्लस का हो गया। ठीक है, अब इधर से देखो λ2 λ1 आ गया। ठीक है, जो कि वैल्यू कितनी आई, λ1 माइनस 2 λ2 आ गया। इतनी चीज क्लियर हो गई। ठीक है, ये गया हमारा उधर λ1, ये हो गया λ2, हाँ ठीक है, इतना ठीक है हमारे पास। चलिए अब इसके बाद देखिए, अब हमारे पास क्या बचा, माइनस 1 अपॉन λ2 इज इक्वल टू λ1 माइनस 2 λ2 अपॉन λ2 λ1 बचा हमारे पास। क्लियर है, मीन्स हमारे पास आ गई लैम्डा नॉट की वैल्यू, और ये माइनस हम उधर कर देते हैं, ये माइनस हम उधर कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आएगी λ2 λ1 अपॉन 2 λ2 प्लस λ1 आ जाएगा, माइनस λ1, क्योंकि यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये करना था। आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। आंसर है λ1 λ2 अपॉन 2 λ2 माइनस लैम्डा। ठीक है, राइट आंसर। क्लियर है, इस तरह से आपको रिलेशन निकालना था एंड क्वेश्चन आया था 2020 के अंदर। बच्चे कह रहे थे कि 2020 का पेपर मुश्किल आता है जब कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करोगे, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ही पढ़ के जाओगे, सिर्फ सिलेक्टेड टॉपिक से फिजिक्स नहीं होती है। मैंने कई बार बोला है कि आप मोस्ट इंपोर्टेंट चीजों को जानो, बट उसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ उनको करो। मोस्ट इंपोर्टेंट चीजों का मतलब होता है कि पहले उनको खत्म कर लो या उनको छोड़ के नहीं जाना, बाकी चीजें भी करनी है,
ये फिजिक्स है भैया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। क्या बोला गया है, देखिए, एक्सप्लेन हाउ आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट सेटिस्फैक्टरली। भैया कितने बार करें, ठीक है, कुछ नहीं करना आपको, ये सारा थ्योरी का पोर्शन है, ठीक है। आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन कैसे बनी वो बता देना, एंड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है वो बता देना, सारी चीजें। देखो कि आइंस्टाइन क्या बोलते थे कि E इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क फंक्शन, ठीक है, प्लस में काइनेटिक एनर्जी। तो उन्होंने एक बात बोल दी थी कि ये होता है किसकी एनर्जी, फोटोन की एनर्जी, ठीक है। और ये होता है वर्क फंक्शन, जो क्या होता है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन टू कम आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस, ठीक है। और ये होता है क्या, काइनेटिक एनर्जी। मान लीजिए एनर्जी दी हमने एंड वर्क फंक्शन में कुछ एनर्जी यूज हो गई, बाकी बची एनर्जी कहाँ जाती है, वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में रिलीज करता है कौन, इलेक्ट्रॉन, मतलब वो मूव करने लग जाता है। क्लियर है, तो ये चीज यहाँ पे बतानी है, तो बार बार इस चीज को नहीं करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्या बोला गया, डिफाइन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन ऑन द बेसिस ऑफ फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट। देखिए ये आपसे पूछ रहा है इंटेंसिटी, क्या पूछ रहा है आपसे, इंटेंसिटी पूछ रहा है, किसकी फॉर्म में, फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट की फॉर्म में, फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट की फॉर्म में आपसे पूछ रहा है, ठीक है। क्योंकि देखो जो इंटेंसिटी होती है, अगर हम उसको वेव पिक्चर की फॉर्म में लिखें, इंटेंसिटी को किसकी फॉर्म में लिखें, वेव पिक्चर की फॉर्म में, तो वो होता है आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है, ठीक है। बट ये आपसे पूछ रहा है इंटेंसिटी किसकी फॉर्म में, फोटोन पिक्चर की फॉर्म में, ठीक है। तो ये मैंने कई बार बताया वैसे तो, ठीक है। देखिए ये क्या होता है, ये होता है कि आपकी जो आई है, इंटेंसिटी है, ठीक है, वो क्या होता है, एनर्जी ऑफ फोटोन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है। मीन्स आई जो होगा वो क्या होगा, एनर्जी आ गई आपके पास, ठीक है, और एरिया आ गया, साथ में आपके पास आ गए टाइम, ठीक है, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अब क्या पता कितने फोटोन हो, तो यहाँ पे आ जाएगा उसका नंबर। अब एक बात देखिए, E बाई टी, इसको क्या बोलते हैं, E बाई टी को पावर तो बोलते हैं, ठीक है। तो मीन्स I इज इक्वल टू क्या हुआ, पावर बाय एरिया हो गया, एक तरह से क्या हो गया, पावर बाय एरिया। एंड साथ में आपसे पूछा राइट इट SI यूनिट, तो SI यूनिट कैसे लिखेंगे इसकी, देखिए SI यूनिट क्या होगी, पावर की होती है क्या, वॉट, पावर की क्या होती है, वॉट एरिया इन मीटर स्क्वायर, मीन्स वॉट मीटर इनवर्स स्क्वायर, इस तरह से आप लिख सकते हो। तो ये आ गई इसकी यूनिट। तो इंटेंसिटी की फॉर्म में कैसे लिखना है, एनर्जी ऑफ फोटोन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अब हमें पता है कि ऊपर एनर्जी है तो नीचे टाइम है, तो वो तो पावर होता है ना, तो इसलिए मीन्स पावर बाय एरिया बन गया ये इन एक्चुअल, ठीक है। नंबर कितने भी हो सकते हैं। चलिए तो क्वेश्चन हो गया आपका 15। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। फिर से वही क्वेश्चन है, बार बार इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे। देखिए वही क्वेश्चन है, इन द वेक पिक्चर ऑफ लाइट इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डिटरमाइंड बाय द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, जो भी बताया था। व्हाट डिटरमाइन द इंटेंसिटी इन फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट। सेम क्वेश्चन, यही हूबहू सेम क्वेश्चन है, ठीक है, सेम एज क्वेश्चन 15, क्वेश्चन नंबर 15 की तरह है, ठीक है। तो इसको हम बार बार नहीं करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। यहाँ पे देखिए आपको ग्राफ दिए हुए हैं A, B, C एंड D। इसमें यहाँ पे आपको P दे रखा है वाई एक्सिस पे हर एक ग्राफ के अंदर, मींस मोमेंटम दे रखा है, एंड यहाँ पे दे रखा है लैम्डा वेवलेंथ। ये आपसे पूछ रहा है द ग्राफ शोइंग द करेक्ट वेरिएशन ऑफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ ए चार्ज पार्टिकल ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ इज। इनमें से कौन सा ग्राफ सही है। देखो जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, वो होती है आपके पास लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय पी। एच इज ए कॉन्स्टेंट, ये क्या है, कॉन्स्टेंट है। मीन्स अगर हम कॉन्स्टेंट को हटाए तो हमें पता लग रहा है कि एच डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पी के, या फिर पी इनवर्सली है किसके, लैम्डा। इस तरह से बोल सकते हो, मतलब कि अगर पी घट रहा है तो लैम्डा बढ़ रहा है। चलो अब इसमें से बताना आपको ग्राफ कौन सा सही है। यहाँ पे अगर हम ये केस देखें तो इसमें क्या हो रहा है, अगर लैम्डा इंक्रीज हो रहा है, अगर लैम्डा इंक्रीज हो रहा है तो आपका पी कैसा होना चाहिए। देखो अगर लैम्डा आपका इंक्रीज हो रहा है, ये चीज आपकी अगर इंक्रीज हो रही है तो पी डिक्रीज होनी चाहिए, ये इस तरह से, ठीक है। तो क्या इस तरह का ग्राफ यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है।
समझिए ध्यान से, ये क्या बोल रहा है कि लैम्डा इनवर्सली है किसके, पी के। अगर पी इंक्रीज हुआ तो लैम्डा डिक्रीज होना चाहिए। देखो अब पी इंक्रीज है, लैम्डा फिर से इंक्रीज है, ये तो ग्राफ नहीं हुआ तो ये नहीं है। क्लियर है। दूसरे में चलते हैं। दूसरे में क्या बोला है कि जो लैम्डा है, ये वाला रिलेशन क्या शो कर रहा है कि जैसे जैसे लैम्डा इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे देखो पी भी डिक्रीज हो रहा है, नीचे आ रहा है इस तरह से। तो इसका मतलब जो आपका ग्राफ है ये वाला, ये करेक्ट है। ठीक है, बाकियों का हम सोल्यूशन नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन नहीं दे रखा कि ए एंड बी ठीक है या बी एंड सी ठीक है। ठीक है, तो मतलब एक ही ग्राफ मिल सकता है हमें, चार में से एक ही ग्राफ ठीक होगा ना, तो हमारा ठीक है कौन सा, बी। तो आगे बढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 एंड 19 पर चलते हैं, एंड ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज की वीडियो का एंड इस सेशन का। एंड इसके बाद आपकी जितने टाइप हैं इस चैप्टर की वो सारी खत्म हो जाएंगी। एंड कई बच्चे बोलते हैं कि सर आप जो प्रीवियस ईयर करवा रहे हो वो बहुत है। मैं सिर्फ आप लोगों की हेल्प कर रहा हूँ जितनी मेरे से हो पा रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट। मीन्स मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जिसको ये ना कहना पड़े कि मुझे मेरे पास पढ़ने के लिए जो है पैसे नहीं थे, मेरे पास कोई सोर्स नहीं था जहाँ से मैं ये चीज़ें कर सकता था। ठीक है, तो इसलिए मेरी हरदम जो है यही कोशिश रहती है कि हर एक चीज़ आपको फ्री में मैं आपको प्रोवाइड करूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है एंड 19 इनको करते हैं। देखिए क्या लिखा है इन्होंने, बहुत आसान क्वेश्चन है। राइट द एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद ए चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज q एंड मास m व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड बाय ए पोटेंशियल v। इन्होंने सिर्फ एक बात बोली है कि आपको एक्सप्रेशन लिखना है। किसका लिखना है, डी ब्रोगली वेवलेंथ का। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है, h/p होती है। पहले हमें p निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो p कैसे निकालेंगे, देखिए हमें एक चीज पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मीन्स हाफ mv² इज इक्वल टू ev। मीन्स यहां से आपके पास mv² इज इक्वल टू आ गया 2ev। मीन्स अगर मैं दोनों साइड m मल्टीप्लाई करूं तो m² v² इज इक्वल टू 2mev आ गया। ठीक है, मीन्स यहां से mv की वैल्यू आ गई √2m। e को ये बोल रहे हैं कि चार्ज लिखो q, तो ये q हो गया और v हो गया। v इज द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। तो देखो ये mv क्या है, ये p ही तो है, तो इसका मतलब h/√2mqv, ये आंसर है। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन करना था। क्वेश्चन आया था ऑल इंडिया 2013 के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ए फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, विच वन हैज ग्रेटर डी ब्रोगली वेवलेंथ। देखिए ये क्या बोल रहे हैं कि इनके पास सेम काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, क्या है इनके पास, सेम काइनेटिक एनर्जी। मतलब मान लीजिए हम लिखे काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखे, तो कैसे लिखेंगे, हाफ mv² हाफ mv², ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे आएगा मास ऑफ प्रोटॉन और यहाँ पे आ जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या बोल रहे हैं, विच वन हैज ग्रेटर डी ब्रोगली वेवलेंथ एंड वाई, ये आपसे पूछ रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी सेम बोल रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी क्या बोल रहे हैं, सेम बोल रहे हैं। देखिए तो लैम्डा क्या होता है, लैम्डा होता है h/p, h/p होता है। पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इस रिलेशन से जो पहले निकाल रखा है उसी को यूज कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बात बोल रहा है ये कि लैम्डा क्या होता है, h/2mqv होता है। ठीक है, qv, अगर हम इसको qv की फॉर्म में ना लिखे तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ev के इक्वल होता है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होता है, ev के इक्वल होता है। मतलब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा जो है वो h/2mk लिख सकते हैं। एंड k इसने बोल दिया कि सेम है दोनों के लिए, तो इसका मतलब जो लैम्डा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो यूनिवर्सली m पे डिपेंड कर रहा है। तो जिसका मास ज्यादा होगा उसकी वेवलेंथ कम हो जाएगी। तो मास ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हुआ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो इसका मतलब वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गई किससे, वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन से। आई थिंक आंसर इज दिस। चेक कर लेते हैं एक बार, देखिए तो यहाँ पे है कि जो आपकी वेवलेंथ है इलेक्ट्रॉन की वो ज्यादा है एज कंपेयर टू वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन। क्यों, क्योंकि मास ऑफ जो प्रोटॉन होता है वो ज्यादा होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। क्लियर है। तो ये थे आपके क्वेश्चन की टाइप्स, जितनी क्वेश्चन की टाइप ज्यादा से ज्यादा बन सकती थी वो मैंने आपको करवा दी। उसके बाद सिर्फ आपका एफर्ट्स रहते हैं, आपकी मेहनत रहती है कि आप कितना पढ़ते हो। कोई भी टीचर आपको कितना अच्छे ढंग से पढ़ा दो, एंड बिना टीचर के मतलब
क्या होता है कि बच्चे ये बोलते हैं कि एक टीचर अच्छा पढ़ा रहा है एंड हमने अच्छा मार्क्स स्कोर कर लिया। वो टीचर जब अच्छा हो सकता है जब आप स्कोर करोगे, ठीक है। मतलब कोई भी टीचर आपको कितना अच्छा पढ़ा दे, वो तब तक अच्छा नहीं बनेगा जब तक आप नहीं पढ़ोगे। क्यों? क्योंकि आपके पढ़ने से आपके अच्छे नंबर आएंगे तो ही टीचर का नाम होगा। क्लियर है? तो बस आपकी हेल्प के लिए ये थी सारी चीजें, सारे टाइप्स मैंने करवा दिए हैं। चैप्टर नंबर 11 ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। अब इसके बाद क्लास 12th का जो नया चैप्टर है फिजिक्स का, जो कि है हमारा एटम है, उसके हम एनसीईआरटी करेंगे कंप्लीट एंड फिर उसके प्रीवियस ईयर करेंगे। एंड जल्दी ही आपकी केस स्टडी की सीरीज आने वाली है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, अच्छे से समझ में आई होगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं हमारी नई वीडियो में। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ नाइस डे।